हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 में चैप्टर नंबर 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 4.4। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 4.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 मैथमेटिक्स का, तो ऑल वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां पर जा करके इजीली एक्सेस कर सकते हो, वीडियो वॉच कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये जो मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं मैथ्स हाईलाइट सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है जो कि आपके एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 4.4 से। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ प्राइस इज गिवन एज डी इक्वल टू दिया है हमें यहाँ पे 40 - 5p अपॉन h। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो अभी ये जो आपका एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के सम्स मिलेंगे आपको इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का भी मिलेगा एंड आपको इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी सम मिलेगा। यानी कि दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। बहुत ही आसान है, मैं आपको हर एक टाइप का सम्स इसमें सॉल्व करके बताने वाला हूँ सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट एज वेल एज कोई भी सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस इज गिवन एज डी इक्वल टू 40 - 5p अपॉन 8। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है, आपको जस्ट बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत ही आसान है, जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सम्स आएगा आपको सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो तो हमें देखो यहाँ पे डिमांड फंक्शन क्या दिया है, d इज इक्वल टू 40 - 5p अपॉन 8 दिया हुआ है। तो ये डिमांड है, किसका फंक्शन है, डिमांड प्राइस का फंक्शन है। तो जैसे कैसे देखो नॉर्मल डेरिवेटिव कैसे होता है, यहाँ पे y रहता है और यहाँ पे x का फंक्शन दिया रहता है, सेम वैसे ही है। y की जगह पे d है, x की जगह पे p दिया हुआ है, तो सेम वे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सिर्फ यहाँ पर लेटर अलग अलग है, डिफरेंशिएशन का सब मेथड सेम एप्लीकेबल होगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल p दिया है हमें। तो p यहाँ पर नंबर नहीं है, ये वेरिएबल है। जैसे x है वैसे ही x की प्लेस पे यहाँ पे p दिया हुआ है और y के प्लेस पे यहाँ पे d दे दिया है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा dp। जैसे देखो y रहता है तो y का डेरिवेटिव कैसे लिखते हो आप, dy अपॉन dx ना, वैसे ही d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा, dd अपॉन dp। इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, या इसे हम मार्जिनल डिमांड भी बोलते हैं। अब राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। 40 तो नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन 8 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 5 अपॉन 8 वेरिएबल p से मल्टीप्लाइड है तो 5 अपॉन 8 वैसे ही रहेगा। p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, वैसे ही p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस माइनस 5/8 हो गया। आपको देखना है कि जो वैल्यू मिला है डेरिवेटिव का वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0, और आपको पता है डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सॉल्व हो गया।
क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन जस्ट चेक करना था आपको कि चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिकॉज डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 आ गया। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। 2 मार्क्स के लिए ये टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखो, मैंने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स labor cost is 150 minus 54x and processing cost is rupees x square. Price of each unit is P is equal to 10,800 minus 4x square. Find the values of x for which function is total cost is decreasing and revenue is increasing. तो यहाँ पर हमें 2 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन है बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है ना, कॉस्ट मेंशन किया है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, 2 टाइप का कॉस्ट है। एक तो आपको दिया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ x यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दिया है 150 माइनस 54x। तो ये लेबर कॉस्ट यहाँ पे दिया, देखो फॉर मैन्युफैक्चरिंग x क्वांटिटी लेबर कॉस्ट कितना दिया है 150 माइनस 54x। एंड सेकेंड टाइप का जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो है प्रोसेसिंग कॉस्ट, और वो कितना दिया है हमें x स्क्वायर दिया है। तो क्वेश्चन है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो हमें यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच यूनिट भी दिया है P इज इक्वल टू 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूँगा। देखो यहाँ टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट को हम C से लिखते हैं। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना दिया आपको, लेबर कॉस्ट आपको दिया है 150 माइनस 54x प्लस इसमें हम प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट है आपका x स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। यहाँ पर तो सिर्फ 2 कॉस्ट है, अगर 2 से ज़्यादा भी कॉस्ट इन्वॉल्व है तो उसे भी हम ऐड करेंगे, तो जाके आपको टोटल कॉस्ट आएगा। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि टोटल कॉस्ट को हमें डिक्रीजिंग बताना है। अब देखो आपको कॉस्ट फंक्शन मिल गया है तो डिक्रीजिंग बताना बहुत ही आसान है। आपको मालूम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वर्ड अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dc अपॉन dx। dc अपॉन dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी x। राइट हैंड साइड में ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो 150 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 54x। बहुत ही आसान है, x का कोएफिशिएंट है -54, तो x का कोएफिशिएंट -54 है, वही उसका डेरिवेटिव होगा, आपको पता है ये। प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो अब तक आपको बाहर हो चुका होगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ से dc अपॉन dx इज इक्वल टू -54 प्लस हमें मिल गया है 2x। अभी क्वेश्चन में दिया क्या दिया है, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस हमें क्वेश्चन दिया है, सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में दे दिया है पहले से टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, और आपको पता है फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर dc अपॉन dx क्या आएगा, लेस देन 0, मालूम है आपको। और dc अपॉन dx कितना मिला है, dc अपॉन dx हमने यहाँ पे निकाला है -54 प्लस 2x, ये हो जाएगा लेस देन 0। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमें। ये हो गया देखो आपका 2x लेस देन -54 को उधर भेज दो, +54 हो गया। x इज इक्वल देखो 54, 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू नहीं आएगा, x लेस देन आएगा। x लेस देन 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27। यही आपका आंसर है, बिकॉज क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 27 टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ये आंसर आप लिखोगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 27 टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ये हमारा देखो आंसर आ गया, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अब हम सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड सब क्वेश्चन हमें क्या दिया, वो भी बहुत आसान है। हमें यहाँ पे दिया है टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग।
तो कॉस्ट डिक्रीजिंग के लिए हमने कॉस्ट फंक्शन निकाला, रेवेन्यू इंक्रीजिंग के लिए अब हम पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी P इंटू एक्स, या फिर क्वांटिटी अगर D दिया रहेगा तो D लिखोगे, P इंटू डी। क्वांटिटी अगर Q दिया है तो Q लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वांटिटी X दिया है और प्राइस को P से लिखा हुआ है। तो R मीन्स होता है टोटल रेवेन्यू, R इक्वल टू ईच यूनिट का प्राइस कितना दिया है, देखो यहाँ पे ईच यूनिट का प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, ईच यूनिट का प्राइस है देखो यहाँ पे 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। तो P के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाइड किससे करना है, x से करना है। तो R इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 10,800 माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x से, ब्रैकेट ओपन होगा, दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। तो 10,800 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10,800x माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4x रेज टू 3। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हमें इसे बताना है कि ये इंक्रीजिंग है तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहाँ देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dr अपॉन dx इज इक्वल टू 10,800 इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो x का जो कोइफिशिएंट होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10,800 माइनस 4 एज इट इज रहेगा, और x रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। 4x रेज टू 3 का 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा dr अपॉन dx इज इक्वल टू 10,800, आप ऐसे लिखोगे 10,800 माइनस 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मालूम है, फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू इंक्रीजिंग है यानी कि डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस हमें दिया है पहले से, हमें पहले से दिया है कि रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग है, तो हम लिखेंगे dr अपॉन dx ग्रेटर देन 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेवेन्यू इंक्रीजिंग है, तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा उसका डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है। तो dr अपॉन dx के प्लेस पे वैल्यू लिख दो आप, ये हो जाएगा 10,800 माइनस 12x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 10,800 ग्रेटर देन माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो देखो 10,800 12 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन x स्क्वायर। 12 से मैं कैंसिलेशन करूंगा तो कितना है, 12 9 कितना होता है 108। तो 12 9 108 हो जाएगा 9 और ये 00 ग्रेटर देन x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 900 का स्क्वायर रूट 30 आएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर किया तो 900 आता है। ये हो जाएगा 30, इसका रूट लिया तो x आएगा। तो जो x का वैल्यू है ना वो क्या है, लेस देन 30। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x लेस देन 30, यानी कि अगर x का वैल्यू जो है 30 से कम रहेगा तो फंक्शन यानी कि रेवेन्यू क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 30। सम सॉल्व हो गया, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। ये टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सब क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द प्राइस इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। तो पहले मैं गिवन थिंग्स लिखता हूँ, क्या फाइंड आउट करना है वो मैं लिखता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसे सॉल्व करने का। तो फाइंड द प्राइस बोला है तो हमें P देखो फाइंड आउट करना है। इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28, तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम देखो ऐसे लिखते हैं RM से लिखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को R सफिक्स M से लिखते हैं। ये कितना हमें दिया है 28 दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं ईटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम 3 लिखते हैं। अगर आपको ऐसा ड्रॉ करने को नहीं आता तो n लिखा तो भी चलेगा, n इक्वल टू 3, या उसे बोलते हैं ईटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया, मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस है, या फिर एवरेज रेवेन्यू भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस के प्लेस पे हम एवरेज रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये टाइप का सम्स अगर आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस मार्जिनल रेवेन्यू RM इज इक्वल टू होता है RA एवरेज रेवेन्यू इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है।
अब ये जो एवरेज रिवेन्यू है ना RA, उसे हम प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस वे। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गिवन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 अननोन थिंग है, उसमें से कोई भी 2 नोन रहेगा तो थर्ड अननोन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28। प्राइस मुझे निकालना है, वैसे ही रखूँगा मैं 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे दिया है 3। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल आपको पता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अपॉन 1 ले सकते हो, 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 1 3 जा 3, दिस वे। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 28 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 3 - 1 आपका 2 आएगा, तो राइट ये 2 अपॉन 3। तो ये 28 को यहाँ पर ही रखो। देखो 3 यहाँ पर डिवीजन में है, तो जब LHS में आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, दिस में, और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन करके मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो 28 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 1 जा और ये 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी। सो देयरफॉर पी इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 42 आपका आंसर आ गया। तो प्राइस इज 42 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डिमांड फंक्शन इज, यहाँ पे लिखा है देखो d इज इक्वल टू 50 - 3p - p स्क्वायर, फाइंड elasticity of demand at given price when the price is 5 rupees and when the price is 2 rupees। बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है, तो जब आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा ना और आपको फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं गिवन फंक्शन से। d इक्वल टू आपको दिया है 50 - 3p - p स्क्वायर। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछेगा, तो सबसे पहले आपको उसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dd अपॉन dp इज इक्वल टू 50 का 0 आएगा डेरिवेटिव, -3p का -3 आएगा, आपको पता ही है ये। p के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। -p स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2p आएगा। तो जैसे हम x का डेरिवेटिव निकालते हैं ना 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वही सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो हमें क्या मिला देखो यहाँ पे dd अपॉन dp इक्वल टू -3 - 2p मिल गया है। तो ये जो है डेरिवेटिव, यानी कि ये हो गया मार्जिनल डिमांड, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हो गया। उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है -p अपॉन d मल्टीप्लाइड बाय dd अपॉन dp, दिस ये फॉर्मूला होता है। -p यानी कि प्राइस, अपॉन d मतलब डिमांड फंक्शन जो कि यहाँ पे दिया है, dd अपॉन dp मतलब होता है मार्जिनल डिमांड, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने के पहले आपको dd अपॉन dp निकालना है। अब वैल्यू में फॉर्मूले पुट करता हूँ, क्या आएगा देखो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -p को मैं वैसे ही रखता हूँ। जहाँ पर d है वहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या दिया है, 50 - 3p - p स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 50 - 3p और ये है -p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dd अपॉन dp हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पर निकाला हुआ है, तो माइनस साइन है, इसके लिए आप ब्रैकेट लिख दो -3 - 2p, दिस वे। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, p का जो वैल्यू दिया है ना उसे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो मैं फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में अभी हमें दिया है प्राइस कितना दिया है 5 रुपीज़। सो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में, यानी कि जहाँ पर भी ये फॉर्मूले में आपको p है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो माइनस पी के प्लेस पे क्या लिखोगे 5 डिवाइड बाय 50 माइनस 3 इंटू पी के प्लेस पे आपको लिखना है 5 माइनस और यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय पी का वैल्यू 5। सिंपल एकदम है, जहाँ जहाँ पी था वहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -5, देखो मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर क्या है, देखो यहाँ पे -3 -2 इंटू 5, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा आपका -3 -2 फायदा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो ये 50 माइनस ऐसे ही रहेगा 3 फायदा हो जाएगा 15 माइनस 5 का स्क्वायर किया 25 आता है दिस वे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 -10 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -13 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका ये 50 में वैसे ही रखता हूँ -15 और -25 तो -40 आएगा, आपको पता है लिख दो यहाँ पे -40। सो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 13 लिख देता हूँ। 50 माइनस 40 किया तो आपको मालूम है 10 मिलने वाला है, 50 माइनस 40 10 मिलेगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 13/2 आप उसे डिवाइड कर सकते हो तो आपको मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिल जाएगा, आपको 6.5 मिल जाएगा। ये आंसर है, बहुत ही आसान है। जब प्राइस 2 रहेगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। जस्ट आपको क्या करना है, पी के प्लेस पे 2 लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूले में जहाँ पे पी है वहाँ पे आपको 2 पुट कर देना है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान था। ये टाइप का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखो हम एक्सरसाइज 4.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये टाइप का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जाम में। एवरी ईयर ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखो क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस इफ द एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ अ पर्सन विथ इनकम आई इज गिवन एज। इसी इक्वल क्या होता है 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 इंटू आई वेन आई इज 1000 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले देख लो इस टर्म्स का मीनिंग क्या है। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन एमपीएस है, एमपीएस का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद है एपीसी, एपीसी का मीनिंग होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। यहाँ पे बहुत ही आसान है, आपको डेरिवेटिव निकालना है, इजीली आपको आंसर आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे ईसी दिया है, मतलब वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है। ईसी मतलब एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है। इनकम दिया है आय, तो जब आय यानी कि इनकम 1000 होगा तो ये सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमें देखो क्या दिया है, ईसी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन दिया है 0.003 और मल्टीप्लाइड है यहाँ पे आई स्क्वायर है, फिर प्लस है 0.075 और यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइड बाय आई। अभी आप देखो सबसे पहले हम एमपीसी फाइंड आउट करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनकम आय, तो आपको एमपीसी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आय। इनकम आय दिया है तो आय रहेगा, एक्स दिया रहेगा तो एक्स लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू देखो डीईसी अपॉन डी आई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 0.003 एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है। आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई, जैसे एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x होता है, वैसे ही आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 2y प्लस देखो यहाँ पे 0.075 मल्टीप्लाइड बाय
आई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई 1 होता है और जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो तो वैसे ही रहेगा, तो आई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये जो हमने निकाला है ना DEC अपॉन DI, उसे ही हम बोलते हैं MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो देखते हैं हमें यहाँ पे MPC क्या मिलेगा। MPC इज इक्वल टू, देखो 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 2i है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0.00 और एक 0 है दिस वन, और ये 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, और ये आपका i तो यहाँ पर रहेगा ही दिस वे i, 2 से मल्टीप्लाई किया है देखो प्लस, फिर यहाँ पे आपका प्लस 0.075 इंटू 1 करोगे तो वही रहेगा आपका 0.075 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें MPC मिल गया है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ऑल दिस वैल्यू व्हेन इनकम इज 1000। तो अब मैं यहाँ पे I का वैल्यू 1000 पुट करूँगा, तो आई विल राइट हियर व्हेन I यानी इनकम इज इक्वल टू 1000, तो I का वैल्यू 1000 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। सो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, MPC इक्वल टू देखो 0.006 मल्टीप्लाइड है ये 1000, फिर प्लस देखो यहाँ पे 0.075 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 3 0 है ना, तो आपका डेसिमल जो है वो राइट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये डेसिमल आपके यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 डिजिट, यानी कि 0.6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये प्लस है 0.075 ऐड करोगे तो 0.675 मिलेगा। दिस इज़ योर MPC। तो MPC इक्वल टू 0.675, ये हमें मिल गया फर्स्ट आंसर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.675 में मिल गया है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर देखो आपको, नेक्स्ट आपको निकालना है MPS। बहुत ही आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से मैं देखो MPS निकाल सकता हूँ इजिली। MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा देखो आपका MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC कितना है देखो यहाँ पे 0.675 है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 0.325 आएगा। सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, सब्ट्रैक्ट करके आप देख लो 1 माइनस 0.675 आपको मिलेगा 0.325। MPC हो गया, MPS हो गया। अब लास्ट पार्ट देखो, अभी APC निकालना है, तो APC का फॉर्मूला हमारे पास है, APC इज इक्वल टू होता है EC अपॉन I होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कंजम्पशन अपॉन इनकम, ये फॉर्मूला होता है APC का। इसमें कोई डेरिवेटिव आपको अप्लाई नहीं करना है। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ APC इक्वल टू EC हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं वही लिखूँगा 0.003 मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर, फिर प्लस है 0.075 मल्टीप्लाइड बाय I, टोटल डिवाइड बाय क्या करना है आपको I करना है। सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं मालूम है, देखो इसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग, यानी कि फर्स्ट टर्म को भी I से डिवाइड कर दो प्लस सेकेंड टर्म को भी I से डिवाइड कर दो, तो I कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये लिखूंगा मैं 0.0003 मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पर है I स्क्वायर डिवाइड बाय I, सेपरेट कर रहा हूँ मैं प्लस, यहाँ पर देखो 0.075 मल्टीप्लाइड बाय I है डिवाइड बाय I, कैंसिल करो I कैंसिल हो गया, I स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 0.003 इंटू देखो मिल रहा है आपको यहाँ पर I, और ये प्लस 0.075 मिल रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब हम जस्ट क्या करेंगे मालूम है, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0.003 मल्टीप्लाइड बाय I का वैल्यू कितना दिया है, I का वैल्यू हमें यहाँ पे 1000 दिया है, तो लिख दो आप यहाँ पर 1000 प्लस ये 0.075 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई करो। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है राइट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 हो जाएगा प्लस 0.075, तो आपको आंसर आएगा 0.375। ये हो गया देखो हमारा APC हो गया, ठीक है, दिस इज APC। अब जो लास्ट आपको निकालना है APS। अब लास्ट हमें APS निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास है देखो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। ये हो जाएगा देखो आपका APS इज इक्वल टू 1 माइनस
APC वहाँ पे जाएगा तो माइनस APC हो जाएगा, और APC आपने यहाँ पे निकाला है 0.375, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.625 मिलेगा, सब ट्राइक करोगे तो, ठीक है ना। दिस वे 1 में से हम 0.375 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, APS का वैल्यू 0.625 मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। देखो ये टाइप का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए पूछता है। 1 मार्क्स आपका MPC भी मिलेगा, 1 मार्क्स MPS, 1 मार्क्स APC एंड 1 मार्क्स APS के ऊपर मिलता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो ये टाइप के सम्स। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मैथ्स हाईलाइट सीरीज के थ्रू चैप्टर नंबर 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर दिया है। तो अब तक मैंने आपको मैथ्स हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर स्टार्ट करूंगा 5, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, और अगर आपको सारे के सारे वीडियो वॉच करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको वॉच करना है, तो सारे के सारे वीडियोस मैंने बना करके पेपर 1 एंड पेपर 2 के ऑल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।